हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चन को, जिसमें हिंदी के 30 प्रश्न हम पढ़ेंगे और देखेंगे उसकी व्याख्या और समझेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं हमारे एग्ज़ाम में और हमें किस तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। ऑप्शन है, पहला चित्र दिखाकर, दूसरा वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, तीसरा मॉडल दिखाकर और चौथा उपर्युक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि काठिन्य निवारण यानी कि जो कठिनता है उसको हम सरल कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों को चित्र दिखाकर समझाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर समझाएंगे तो और भी अच्छा समझ आएगा, और मॉडल दिखाकर यानी जो हम समझाना चाहते हैं उससे संबंधित कोई मॉडल बनाकर दिखाएंगे तो भी उसमें कठिनता का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। नहीं पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो पूछा है कविता शिक्षण में उपयोगी नहीं होगा। पहला ऑप्शन है, जिसे छात्र सरलता से समझ सके। ठीक है, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों। तीसरा है, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। और चौथा है, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो इसमें कौन सा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, जो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। अब छोटे छोटे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय वादों से क्या मतलब है। बाकी तीनों सही हैं। जिसे छात्र सरलता से समझ सके, ये भी सही है। जो कविता छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाए, ये भी सही है। और लास्ट वाला, नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चौथा डॉक्टर हरदेव बाहरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक ये हैं, और ये हैं जो काशी नागरी प्रचारणी सभा थी उनके संस्थापकों में से एक हैं। ये इन्होंने और इनके मित्रों ने मिलकर उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का सही क्रम है। देखते हैं क्या क्रम है। पहला ऑप्शन है बोलना, श्रवण करना, एक है पढ़ना लिखना। फिर दूसरा ऑप्शन है पहले श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा ऑप्शन है बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। चौथा ऑप्शन है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है भाषा सीखने के लिए बच्चों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो होता है बच्चों के लिए श्रवण करना। इसकी एक ट्रिक है SBPL, इसको याद कर लीजिए। S से हो गया श्रवण करना यानी सुनना, कभी कभी सुनना भी लिख देंगे। तो पहला इसमें हो गया श्रवण करना। B से हो गया बोलना, पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे। फिर P से होता है पढ़ना, पहले पढ़ना सीखते हैं बच्चे फिर लिखना। ठीक है, तो इसमें दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपने आंसर्स लिखिए और बताइए क्लास कैसी लग रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखन से संबंधित नहीं है, बताना है कि लेखन से संबंधित क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है बैठने का उचित ढंग, दूसरा शुद्ध उच्चारण, तीसरा लेखनी पकड़ने का ढंग, चौथा आँखों से कागज की दूरी। बताइए लेखन से संबंधित क्या नहीं है। जब हम कुछ लिखते हैं उससे संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा शुद्ध उच्चारण। तो जो हम लिखना सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उसका उच्चारण भी करते हों या शुद्ध उच्चारण करें। ठीक है, तो शुद्ध उच्चारण किससे संबंधित है, बोलने से या पठन से। हमारा इसमें जो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। लेखन से संबंधित बैठने का उचित ढंग होना चाहिए, ज़्यादा झुक के बैठेंगे या ज़्यादा
तन कर बैठेंगे तब भी लेखन पर फ़र्क पड़ेगा। लेखनी पकड़ने का ढंग, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। आँखों से कागज़ की दूरी पर भी फ़र्क पड़ता है लेखन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। कि क्या चीज़ है जो भाषा शिक्षक में नहीं होगा? क्या है? पहला, व्याकरण का ज्ञान, ठीक है। दूसरा, सुंदर लेख। तीसरा, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। और चौथा, रसायनों का ज्ञान। तो भाषा शिक्षक है तो उसमें रसायनों का ज्ञान तो कोई महत्व नहीं रखता, ठीक है। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुंदर लेख होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ओके। अगला प्रश्न है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। देखते हैं। ये सारे प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं, इनको आप याद भी कर सकते हैं। पहला क्या दिया गया है? वरदान, इसका विवेच्य विषय रजवाड़ों या दासियों की समस्याओं पर। दूसरा, सेवा सदन, गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर। तीसरा है प्रेम आश्रम, कृषक जीवन की समस्याओं पर। और चौथा, कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर आधारित। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है पहला वाला ये सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि जो वरदान का वर्ण विषय है प्रेम, त्याग, आदर्शवाद, भाग्य बनाम मनुष्य की इच्छा शक्ति के द्वंद्व पर आधारित, ठीक है। वरदान उपन्यास इन सब चीज़ों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? पहले तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आचरण की सभ्यता क्या है, इसका विधा निबंध है, ओके। तो इसके निबंधकार कौन है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह। इन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विरासत शब्द का अर्थ है। तो बताइए क्या है विरासत शब्द का अर्थ? पहला ऑप्शन है प्रकृति से प्राप्त, दूसरा पुरखों से प्राप्त, तीसरा मित्रों से प्राप्त, चौथा मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आप लोग जानते होंगे, पुरखों से प्राप्त। जो चीज़ें पुरखों से प्राप्त होती है वो हमारी विरासत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्बल का विलोम शब्द है। क्या है निर्बल का विलोम शब्द? बताइए। पहला ऑप्शन है सुदृढ़, दूसरा सबल, तीसरा बाहुबली, चौथा है समुन्नत, ओके। निर्बल यानी जिसमें बल ना हो, और इसका विलोम हो जाएगा सबल, जिसमें बल हो, बल सहित, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास हमें बताना है। पहला ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है तितली, तीसरा है त्यागपत्र, और चौथा है परीक्षा गुरु। बताइए कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ये भी पूछा जा सकता है, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। और ये रचना प्रकाशित कब हुई थी? तो 1886 ईस्वी में, ओके। सॉरी 1886 नहीं, 1882 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जो तितली उपन्यास है, ये सारे उपन्यास से पहले बात तो, और जो तितली उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। इनके 3 ही उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। उसमें भी इरावती अपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा कर आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। कभी इसके संपादक पूछ लेते हैं, कभी आप पूछ लिए हैं कि यह कहाँ से प्रकाशित होती है।
पहला ऑप्शन है बनारस से, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा है जबलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ से। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है और इसके संपादक का नाम क्या है? संपादक का नाम है अखिलेश। ठीक है, अखिलेश, इसको याद कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियाँ दी गई हैं। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजिटारो, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा रसखान, तीसरा है नंददास और चौथा है मीराबाई। बताइए किसकी पंक्तियाँ हैं ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान। ये रसखान जी की पंक्तियाँ हैं। और रसखान किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। ठीक है, भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। सूरदास भी भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द है, ये शब्द दिए हुए इनमें से कौन से तद्भव हैं? तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से थोड़ा हेर फेर करके हिंदी में आ गए हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है अंधेरा, दूसरा है प्रकाश, तीसरा रात्रि, चौथा चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अंधकार। अंधकार। ठीक है, बाकी तीनों क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, ये क्या है? एक लोकोक्ति है। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन व्यर्थ आडंबर, दूसरा आँख में काजल लगाना, तीसरा है आँख की देखभाल करना, चौथा है ला इलाज बीमारी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसमें पहला वाला ही इसका सही उत्तर है या सही अर्थ है, व्यर्थ आडंबर करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ठीक है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं, पहला रात, दूसरा बात, तीसरा गीत और चौथा है मात। अगर इन शब्दों के हमें लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है जांचना होगा तो हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे रात होती है या होता है, तो रात होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। बात की जाती है या किया जाता है, तो बात की जाती है। बात होती है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो गीत क्या होता है? गीत लिखी जाती है या लिखा जाता है, तो गीत लिखा जाता है। ठीक है, गीत लिखा जाता है तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ओके, और मात दी जाती है, मात होती है। ठीक है, तो बाकी तीनों स्त्रीलिंग है और तीसरा वाला है पुल्लिंग। यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है राम, दूसरा सुरेश, तीसरा है निर्वाह, चौथा है मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी इसमें? इसमें हो जाएगा मित्रता। ठीक है, मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? तो इसमें विशेषण बताना है। पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। तो इसमें जो है मेरा घर, ठीक है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो क्या होता है? वो सार्वनामिक विशेषता हो जाती है। जैसे ये घर की विशेषता बता रहे कि मेरा घर या उसका घर। ठीक है, तो मेरा घर कह रहा है तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। यह कैसा वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य का, दूसरा इच्छावाचक वाक्य का, तीसरा मिश्र वाक्य का या चौथा आज्ञावाचक वाक्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य का। जब हमें
शब्द में वाक्य में की मिल जाए, ठीक है, छोटी की मात्रा की मिल जाए तो वो अधिकतर मिश्र वाक्य में ही आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? यानी कृतज्ञ बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। उपकार करने वाला, दूसरा है उपकार कराने वाला, तीसरा किए हुए उपकार को ना मानने वाला और चौथा है किए हुए उपकार को मानने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ही। क्या है, किए हुए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, ओके। और जो तीसरा वाला है किए हुए उपकार को ना मानने वाला, उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न, कृतघ्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन श्रृंगार, दूसरा श्रृंगार, तीसरा श्रृंगार और चौथा श्रृंगर। तो कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो इसमें से ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये इस तरह से लिखा जाएगा, श्रृंगार, ठीक है। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, यही शुद्ध तरीका है श्रृंगार लिखने का, ठीक है। इसमें जो दूसरी वाली डंडी लगी होती है श्रा में, ये नहीं होगा श्रृंगार में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? पहला ऑप्शन है कटहल, दूसरा कड़वा, तीसरा काष्ठगृह, चौथा है कंठफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काष्ठगृह। कटहरा शब्द का तत्सम है काष्ठगृह। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आ, दूसरा अत, तीसरा अति और चौथा है अत्या। तो अत्याचार कैसे बना है? अति प्लस आचार से, ठीक है। आचार इसमें मूल शब्द है, अति उपसर्ग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पंक्तियां दी गई हैं, बाल दि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। इसमें कौन सा अलंकार है बताना है। तो ऑप्शंस हैं, पहला उपमा और रूपक, दूसरा है यमक और श्लेष, तीसरा है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास और चौथा है अनुप्रास और यमक। तो देखते हैं कौन सा अलंकार है। पहला तो हमें ऐसे ही दिख रहा है जहाँ पे किसी शब्द की या किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहला अनुप्रास हो गया। तो देखते हैं अनुप्रास किस में है। तीसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में अनुप्रास है। तो उत्प्रेक्षा है या यमक, कैसे देखेंगे? यमक के लिए पहली शर्त है कि एक ही शब्द दो बार आया हुआ हो, तो ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं। और उत्प्रेक्षा का होता है जहाँ मनु मानो जनु जानो ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा स्थायी भाव, चौथा है संचारी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाव, पहला वाला। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन, और एक होता है, दूसरा होता है आलंबन विभाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये पंक्ति दी गई है। इस पद में कौन सा रस है बताना है। क्या है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ तहाँ विपत्ति निदाना। इसमें कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है करुण रस, दूसरा भयानक, तीसरा श्रृंगार, चौथा है शांत। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस होगा। तो जिन पंक्तियों को पढ़कर ना हमें गुस्सा आए, ना हमें हंसी आए, किसी भी तरह का भाव ना हो आए, तो उसमें क्या कौन सा अलंकार होता है? कोई ज्ञान प्राप्त होता हो तो उसमें होता है शांत अलंकार, ठीक है।
अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताना है। पहला है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। दूसरा है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तीसरा है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। और चौथा है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे। तो इसमें हमें पढ़कर ही 2 ऑप्शन तो गलत लग रहे हैं, ठीक है। और पहले वाले और दूसरे वाले ऑप्शन में बस एक अंतर है कि खरीदी में एक में बिंदी लगी है, दूसरे में नहीं। तो हमारा दूसरा वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला वाक्य शुद्ध है, खरीदी में ऊपर बिंदी रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है पहला महाधन उत्सव, दूसरा महोप्लत उत्सव, तीसरा महोत्प्लसव, तीसरा महेप्लत प्लस उत्सव। जहाँ भी हमें ए की मात्रा या ओ की मात्राएं दिख जाएं वहाँ पे कौन सी संधि होती है, गुण संधि, ठीक है, एक मात्रा वाले। तो इसमें पहली बात तो गुण संधि है। गुण संधि में क्या हुआ है, इसमें जो है ये पहला वाला इसका राइट आंसर है, महा प्लस उत्सव। गुण संधि का नियम है ना कि आ के बाद यदि ऊ आएगा तो ओ बन जाता है, ठीक है, मिलकर ओ बन जाता है। तो यही हुआ है इसमें, पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है गुण संधि। दूसरा प्रश्न है चौमासा में समास है। चौमासा में समास है कौन सा, पहला ऑप्शन द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा है तत्पुरुष। तो हमने पढ़ा है कि जहाँ किसी पद में पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, जहाँ संख्या दिखे हमें वहाँ कौन सा समास होता है, द्विगु समास, ठीक है। पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा करण कारक और चौथा है संबंध कारक। तो बताइए कौन सा कारक है। इसमें हमें चिन्ह दिख रहा है से, तो से किसके किसके होते हैं, चिन्ह अपादान का होता है और करण का होता है। उसमें भी चूहा बिल से बाहर निकल रहा है यानी कहीं से अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। जब से विभक्ति चिन्ह आया हो और अलग होने का भाव निकल रहा हो तो उसमें हमेशा अपादान कारक होता है, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई हो आपको तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी ऐसे ही क्लासेस लाती रहूँगी। और जो भी कुछ आपको पूछना हो वो कमेंट करके ज़रूर पूछें और कोई सजेशन हो वो भी दीजिए किस तरह से आपको क्लासेस चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।